हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। जिस तेज़ी से एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकल कर आया है कि हम बहुत तेज़ी से कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। Rising prices of the oil and gas and their potential storage have raised uncertainty about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussion on the growth of the national income. बढ़ते हुए तेल के दाम, बढ़ते हुए नेचुरल गैसेस के दामों की वजह से अभी भी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी, मतलब कि एक अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कि एक हमें पता नहीं है कि वो कब तक चल पाएगा। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में हम कितना कोल, पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। मोर एवर इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, उससे बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हेंस देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ द रेन्यूएबल एनर्जी। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, रेन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। इन्हीं को हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। इंडिया में सोलर एनर्जी, सनलाइट की, वाटर की, विंड की और बायोमास की कमी नहीं है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और साथ ही साथ इंडिया में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिससे कि इस तरीके के रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके, इस तरह की एनर्जी को डेवलप किया जा सके। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। It is obtained by altering the structure of atom. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate the electric power. न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से बनाया जाता है? एटम्स के स्ट्रक्चर को चेंज करके, एटम के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस करके न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जब एटम में चेंजेस किए जाते हैं, जब किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन चेंज किया जाता है, तो एनर्जी निकलती है। किस तरह के फॉर्म में? हीट के फॉर्म में निकलती है, और उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। जैसे कि यूरियम है, थोरियम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर यूरेनियम और थोरियम है जो झारखंड या राजस्थान जैसे इलाकों में मिलता है। एंड आर यूज फॉर जनरेटिंग द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर। इनका इस्तेमाल एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है। द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला इज़ ऑल्सो रिच इन थोरियम। और केरला की जो मोनाजाइट सैंड जो होती है, जो बालू होती है, वो भी थोरियम में काफ़ी रिच होती है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इक्वेटर के थोड़ा सा पास में आता है, तो इंडिया में सोलर एनर्जी की कमी नहीं है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सनलाइट जो होती है, जो उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में चेंज किया जाता है। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन द रूरल एंड रिमोट एरिया। सोलर एनर्जी का काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल जो है गांव और रिमोट एरियाज़ में हो रहा है। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependency of rural household on firewood and dung cake. कुछ बड़े बड़े सोलर प्लांट्स को इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में, रूरल एरिया में लगाया जाता है, ताकि जो गांव के लोग हैं वो लकड़ी और डंग के, गाय के जो गोबर के उपले होते हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर ना हों, which in turn will contribute to environmental conservation and advocate supply of manure in agriculture. जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि फायरवुड, लकड़ी भी नहीं जलाई जाएगी, और डंग केक, जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, उनको भी नहीं जलाया जाएगा, और वो जो डंग केक है वो मैन्योर की तरह, खाद की तरह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, विंड पावर। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इंडिया में विंड पावर की कमी नहीं है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर्स इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नगेरकोल टू मदुरई। जो बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं वो तमिलनाडु और मदुरई जैसे तमिलनाडु के जैसे स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड हैं, लगे हुए हैं।
अपार्ट फ्रॉम दीज, तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर विंड फार्म बड़े बड़े होते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। नागरकोइल तमिलनाडु का और जैसलमेर राजस्थान का आपका काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है विंड एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। बायोगैस, श्रब्स, झाड़ियाँ हो गई, फार्म वेस्ट, जो फार्म से जो कचरा निकलता है, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, इंसानों का जो वेस्ट होता है या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है, इसका इस्तेमाल करके बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए रूरल एरिया में बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स यील्ड द गैस विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन। तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो जब आपके डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स का हो गया मतलब कि जो प्राकृतिक मैटर्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं पूरी तरीके से तो उससे गैस यील्ड होती है, गैस निकलती है एंड विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी, और इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। अगर हम केरोसिन तेल की बात करें उससे ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें होती है। डंग केक हुआ, चारकोल हो गया, जो कोयला हो गया या गाय के गोबर के उपले हो गए, केरोसिन हो गई, उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें होती है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनसिपल कोऑपरेटिव्स एंड इंडिविजुअल लेवल। बायोगैस प्लांट जो है जगह जगह पर म्यूनसिपल लेवल पर, कोऑपरेटिव्स लेवल पर या इंडिविजुअल एक इंसान के द्वारा भी सेटअप किया जा सकता है। द प्लांट यूजिंग द कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। और जो भी प्लांट्स जो होते हैं जो कैटल डंग, जो गाय का गोबर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस तरीके के प्लांट को गोबर गैस प्लांट कहा जाता है। These provide twin benefit to the farmer in the form of energy and the improved quality of manure. इससे किसानों को दो तरीके का फ़ायदा होता है, एक तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और दूसरा अच्छी क्वालिटी की खाद भी मिलती है। बायोगैस इज़ बाई फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। तो बायोगैस जो बनती है तो उसमें कैटल डंग, गाय के गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अब तक का सबसे अच्छा तरीका है बायोगैस को डेवलप करने का। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, ये जो है मैन्योर जो खाद होती है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ट्रीज़, और पेड़ों को कटने से भी बचाता है। एंड मैन्योर, और खाद की भी बर्बादी नहीं होती है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड कायो डंग के, क्योंकि जब गाय के गोबर के उपले जलाए जाते हैं खाना बनाने के लिए या लकड़ी जलाई जाती है तो उससे जो है पेड़ों को नुकसान, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है क्योंकि पेड़ कटते हैं। और काऊ डंग केक जो होता है वो आपका बच जाता है, फिर जो उसको मैन्योर की तरह एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो ओशन की लहरें होती हैं, टाइड्स होती हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट। तो जहाँ से आप जो डैम एरिया होता है जहाँ से मतलब पानी आता है तो वहाँ पे फ्लड गेट्स को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। ड्यूरिंग द हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड। तो जब बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें आती हैं तो यहाँ पर पानी ट्रैप्ड हो जाता है। गेट ट्रैप व्हेन द गेट इज़ क्लोज, मतलब जब गेट बंद भी होगा तब भी पानी जो है ट्रैप्ड हो जाता है। आफ्टर द टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लड गेट, और उसके बाद ये जो गेट बनाया जाता है जब इससे बाहर जब पानी आता है, द वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लो बैक टू द सी वाई अ पाइप डैट कैरीड इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। तो इस तरीके से जो पानी होता है आपका जब आफ्टर द टाइड फॉल मतलब जब वो लहरें नीचे गिरती हैं, ठीक है, जब मतलब नीचे आ जाएंगी आउटसाइड द फ्लड गेट के बाहर, तो वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी। तो जो पानी आपका रह गया है वो सी में फ्लो कर जाएगा बाय द पाइप दैट कैरीड इट्स टू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। और ये जो पानी है आपका टर्बाइन एक मशीन होती है जो कि एनर्जी को जनरेट करती है। In India, the Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and the Gangetic Delta in Sundarban region of the West Bengal provide ideal condition for utilizing tidal energy. तो इंडिया में जो गल्फ़ ऑफ खम्बट है, गल्फ़ ऑफ कच्छ है, या फिर जो गंगा का जो आपका गैंगटिक डेल्टा है जहाँ, या फिर आपका जहाँ गंगा डेल्टा बनाती है, या फिर जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है, वो आपके कुछ एरियाज़ है जहाँ पे टाइडल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी।
Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अर्थ के इंटीरियर में अंदर जो हीट होती है जब उसको ट्रैप किया जाता है उससे जब एनर्जी निकलती है उसे भी जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जियोथर्मल एनर्जी का कि रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी बिजली जब प्रोड्यूस की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है अर्थ के अंडर से जो हीट होती है उसको निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल करके हीट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जियोथर्मल एनर्जी इसलिए निकाली जा सकती है क्योंकि अर्थ आपकी जो है जितना डेप्थ में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी हॉट होएगी। When the geothermal gradient is high, high temperatures are found at the shallow depth. Groundwater in such areas absorb heat from the rocks and become hot. तो जितना ज़्यादा अर्थ के बीनीथ अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा हाई होगा और वहाँ का जो पानी होगा, ग्राउंड वाटर होगा, वो एक तरीके से हीट में वो उस हीट को ऑब्ज़र्व कर लेगा और हीट को ऑब्ज़र्व करने की वजह से एक तरीके से जो हॉट एयर होगी वो राइज अप होगी। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट्स टर्न इनटू द स्टीम। तो ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है भाप की, जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ आती है तो ये स्टीम में पूरी भाप में बदल जाती है और इस स्टीम का इस्तेमाल जो है टरबाइन जो मशीन्स होती है उसको रन करने के लिए कराया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में बहुत जगहों पे आपको हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के जो होते हैं एरियाज़ मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में सेटअप किए गए हैं इस जियोथर्मल पावर को जनरेट करने के लिए। पहला है पर्वता वैली नियर मणिकरम इन हिमाचल प्रदेश की पर्वती वैली में, और दूसरा है पुग्गा वैली, लद्दाख। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है। इंडिया का हर सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक घरेलू हो, हर जगह एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। तो बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ हो भी रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही बनना है, लेकिन उसके लिए उतनी एनर्जी भी चाहिए। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज़ बीन स्टीडिंगली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री, जिसकी वजह से एनर्जी को कंज्यूम करने का जो एक रेशियो है वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप द सब्सटेंशियल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ऐसा रास्ता चुनें, सस्टेनेबल पाथ, एक ऐसा रास्ता चुनें कि एनर्जी को ठीक तरीके से यूज़ किया जा सके। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी को एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रमोशन इस तरीके से करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो ये 2 तरीके से हम कह सकते हैं जब हम एनर्जी कंजर्व करने का प्रमोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं हम सस्टेनेबल एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। India is presently one of the least energy efficient country in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. तो अगर हम बात करते हैं इंडिया जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है एनर्जी को यूज़ करने में ठीक तरीके से, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से अप्रोच करें और कायदे से हम एनर्जी का सही से जडिशल इस्तेमाल करें, ठीक से इस्तेमाल करें। For example, as concerned citizen, we can do our bit by using public transport. एनर्जी को सेव करने के लिए एज अ सिटीज़न, नागरिक होने के नाते कुछ स्टेप हम भी ले सकते हैं, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, मतलब अपनी गाड़ियाँ चलाने की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब बिजली का इस्तेमाल नहीं है तो बटन इलेक्ट्रिसिटी स्विच जो आपके हैं घर में उनको बंद कर सकते हैं। यूजिंग द पावर सेविंग डिवाइसेस, पावर को सेव करने वाले डिवाइसेस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी को सेव किया जा सके, जैसे कि सोलर पावर प्लांट, जैसे कि सोलर पैनल्स होते हैं उनका इस्तेमाल, या सोलर कुकर हो गया, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस।
क्योंकि जो भी एनर्जी हम सेव करेंगे वही हम आगे जाके भी यूज़ कर पाएंगे। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस, जो सेव कर रहे हैं वो आगे जाके उसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इस तरीके से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जा सकता है। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।